चलिए जी, मार्च 2026 में क्वेश्चन आया वर्किंग कैपिटल का, और अब चांसेस दोबारा भी वर्किंग कैपिटल के हो सकते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों की इस क्वेश्चन के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट बजटिंग के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हमने इसकी बात करें तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पक्के सवाल है। वैक का एक सवाल, रिस्क का एक सवाल और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एक सवाल, 3 सवाल ये, और चौथा सवाल आपका है ऑप्शनल, वर्किंग कैपिटल या बजटिंग, इन दोनों में से एक सवाल। तो ये 4 सवाल आपके कंफर्म है, और ये 4 सवाल होते हैं 50 नंबर के आपके मिनिमम। फिर एक सस्टेनेबिलिटी के चैप्टर में से सवाल कंफर्म, एक एथिक्स में से छोटा सा सवाल कंफर्म, फिर उसके बाद आ जाती है ऑप्शनल। बाकी जो 4 चैप्टर पीछे हैं, पहले 2 इंटरनल एनालिसिस और कंपैरेटिव फोर्सेस, ये 4 में ऑप्शन आ जाती है। और इन ऑप्शन के अंदर फिर फर्दर ऑप्शंस हैं कि उसके हर चैप्टर के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वो उस हिसाब से वो आपने देख लेने हैं। इसका ये क्वेश्चन बिल्कुल एंड पे है, 15 मार्क्स का ये सवाल आया, और इसके टोटल सवाल है ही 3 टाइप के। या तो ये थ्योरेटिकल सवाल आएगा छोटा सा, वो ये एमसीक्यूज के अंदर वर्किंग कैपिटल में से, या एक सवाल इसका आएगा आपका डेटर मैनेजमेंट, क्रेडिटर मैनेजमेंट, वो सिंपल जो सवाल है इसके, या सवाल आएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आप कहेंगे सर आप तो कुछ और लिखवाते हैं, मैं क्या लिखवाता हूँ? डेटर कितने चाहिए, इन्वेस्टमेंट डेटर कितनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री माइनस अकाउंट पेबल, यही होता है ना। तो ये क्या है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो मेरे भाई जब भी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूछी जाए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूछी जाए, आपने देखना है उस गिवन क्वेश्चन के अंदर आपके पास करंट एसेट्स कितने हैं, माइनस कर दें करंट लायबिलिटीज, आपके पास जो आंसर आएगा वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगा। इसका मतलब भी बताता हूं, हमें करंट एसेट्स के लिए 1000 रुपया चाहिए, मतलब हमें कैपिटल चाहिए किसके लिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो सरमाया चाहिए जो हमारे ऑपरेशन में काम आएगा। उसके लिए हमारी जो क्रेडिटर हमारी हेल्प कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग से मसला हल हो रहा है, वो 700 का है। इसका मतलब है टोटल 1000 रुपया चाहिए था, क्रेडिटर्स ने कहा कि भाई 700 की हम उधार दे देंगे आपको, तो बाकी हमें एडिशनल कितना चाहिए, ये अरेंज करना है। हाउ टू अरेंज, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, इशुएंस ऑफ शेयर्स, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, प्लानिंग क्या है। ठीक है, ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमने तो सवाल हल करने की हद तक जाना होता है, कॉन्सेप्ट से हम कम ही देखते होते हैं। अब इस सवाल के अंदर देखें, रिक्वायरमेंट पढ़े जरा, कंप्यूट द रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब आपने कोई प्लानिंग चेंज की, अपनी सेल परचेज चेंज की, अपना स्टॉक चेंज किया, कहते हैं आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हमने रिवाइज किया है, रिवाइज अपनी प्लानिंग की है, उसके हिसाब से बताएं, अराइजिंग फ्रॉम द प्रपोज्ड एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन, और दिन कितने लेने हर साल के, 360। अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइंड करनी है ना, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मैं कहता हूं आपके पास डेटर्स नहीं है, सेल्स है, क्या करोगे इसको, मल्टीप्लाइड बाय डेज ओवर 360, याद है? और ये डेज कौन से हैं, कलेक्शन डेज। अगर मैं कहता हूं कि इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, और आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, अगर इन्वेंट्री है तो डायरेक्ट वही लिखेंगे, और अगर इन्वेंट्री नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय डेज ओवर 360 इन्वेंट्री आ जाएगी। तो गिवन है तो बिस्मिल्लाह, नहीं गिवन तो हमारे पास फाइंड करने के तरीके हैं। अब इस सवाल को पढ़ते हैं। ये एक्सपेंशन प्लान है जी, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। ये जी एग्जिस्टिंग प्लान है, आपका एग्जिस्टिंग प्लान है, और ये आपकी इंफॉर्मेशन है। 3 हिस्सों में उसने सवाल दे दिया। अब सवाल इतना बड़ा है कि बच्चे सवाल देखकर डर जाते हैं, वो ये नहीं देखते यार उसने पूछा क्या है, हमने बताना क्या है, वो सवाल को देखकर ही डर जाते हैं। सवाल को देखकर हरगिज नहीं डरना।
लिखा हुआ है सेफ स्टेप फुटवेयर लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज इन पाकिस्तान and is planning to expand its production facility in order to meet the increasing market demand. Currently, SFL produces and sells 280,000 pair per annum. एक इंफॉर्मेशन मिल गई. Currently 2,80,000 पेयर वो बेचता है. The current cost and selling price per pair of the shoes are as follows. सेलिंग प्राइस 13,920 जिसके अंदर सेल टैक्स शामिल है. रॉ मटेरियल इंपोर्ट ड्यूटी उसमें शामिल है 3750. रॉ पैकिंग मटेरियल 420. डायरेक्ट लेबर ये क्या है? द कॉस्ट पर पेयर की कॉस्ट है. उसके बाद डायरेक्ट लेबर उसको आ रही है, उसके ऊपर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ रहे हैं, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ रहे हैं, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड आ रहे हैं, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड आ रहे हैं और फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड आ रहे हैं. ठीक है. उसके बाद हम चलते हैं, कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन. रॉ मटेरियल आर इंपोर्टेड फ्रॉम द फॉरेन सप्लायर 45 डेज क्रेडिट. एक इंफॉर्मेशन मिल गई. सप्लायर का डेज कितने हैं? पेमेंट डेज 45 डेज. विद इंपोर्ट ड्यूटी 10% ऑफ C&F वैल्यू. इंपोर्ट ड्यूटी भी उसके अंदर शामिल है. पैकिंग मटेरियल आर परचेज लोकली 30 डेज क्रेडिट. उस पर 45 दिन का क्रेडिट है, उस पर 30 डेज का क्रेडिट है. ये किस में काम आएगा? ये पेमेंट है या उसका स्टॉक है? ये पे पेमेंट डेज है. ये एवरेज पेमेंट डेज आ गया. डायरेक्ट लेबर आर पेड इन द मंथ दे आर इनकर्ड व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग. सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर पेड 30 डेज आफ्टर इनकरेंस. कहते जो लेबर है फौरन पे कर देते हैं, जो ओवरहेड है वो 30 डेज की उधार पे है. द प्रोडक्शन प्रोसेस टेक 20 डेज. प्रोडक्शन प्रोसेस के 20 डेज आ गए. रॉ मटेरियल आर इशूड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस. पैकिंग मटेरियल आर एडेड एट द एंड एंड कन्वर्जन कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस. ऑन एवरेज वर्क इन प्रोसेस 50% कंप्लीट. Approximately 65% of sale are made on cash, 35% made on credit. 65% कैश पे चीजें बिक रही हैं और 35% और which are normally settled in 90 days. और सेल टैक्स कितने दिनों में? 30 days. Done. उसके बाद वो कहता है to ensure uninterrupted production, SFL maintain inventory holding period 75 days of raw material, 15 दिन पैकिंग मटेरियल के, 30 दिन फिनिश्ड गुड्स के. द मिनिमम कैश बैलेंस 3.2 मिलियन इज मेंटेन्ड एट ऑल टाइम. और 3.2 का कैश भी वो अपने पास रखता है. टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 80 मिलियन. करंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज एस्टिमेटेड 512.2 मिलियन. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इस टाइम की, मतलब जो गिवन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है ना, वो 512 मिलियन आपको चाहिए. मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का जो आंसर है ना, वो 512.4 है. ये था करंट. अब आ गया एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंशन. एनुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 3,90,000 पेयर. पिछला डाटा सारा 2,80,000 का. अब हमने कितना बनाना है? 3,90,000 का. क्रेडिट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस टू 25% ऑफ द टोटल सेल. पहले 35% थी, अब 25% सेल है. टोटल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड विल इंक्रीज्ड बाय 85 मिलियन पर एनम. इंक्रीज्ड बाय 85 मिलियन. और 85 है या टोटल 85 है? प्लस 85 है. इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन 20 मिलियन. एडिशनल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंशन 21 मिलियन पर एनम विल बी इनकर्ड. The minimum cash balance requirement will increased to 4.75 million. पहले कितना था? 3.2. And there is no change in total fixed selling and कहता बाकी कोई चेंज नहीं है. अच्छा, पेपर में वो 2 सवाल बताता तो ज्यादा खूबसूरत सवाल बन जाता. ये तो छोटा सा सवाल था, 15 नंबर बना दिए उसने. उसको 2 सवाल पूछने चाहिए थे. करंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये जो उसने खुद बता दिया, ये भी हमसे पूछता. और एक्सपेंशन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये पूछेगा सही कभी ना कभी कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करंट भी बताओ और पिछला भी बताओ. अगर वो पिछला पूछता तो पिछले सारे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज,
और अब तो उसने सिर्फ पूछा किसका है, रिवाइज्ड प्रपोज एक्सपेंशन का, बस। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं लिखता हूं रिक्वायरमेंट इन वर्किंग कैपिटल इन करंट एसेट्स, रिक्वायर या वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इन करंट एसेट। ये सिंपल करंट एसेट लिख लो, सारी इतनी बड़ी लाइन ना लिखो, इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल रुपीज इन मिलियन लिखना चाहते हो मिलियन लिख लो, रुपीज इन 1000 लिखना चाहते हो तो 1000 लिख लो। आपको सबसे पहले तो चाहिए कैश बैलेंस। अगर तो वो कहता पुराना तो वहां पर लिखते 3.2 मिलियन। अब हमने चाहिए नया तो वहां पर क्या लिखेंगे 4.75 मिलियन, मतलब 4750, 1000 में कर रहे हैं ना, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल, कितने यूनिट बेचने हैं, ऐसा ही है, मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट की कीमत कितनी है, ऊपर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कीमत है 13,920, 3,90,000 यूनिट बेचने हैं, 13,920 एक यूनिट कीमत। ये आ गई टोटल सेल। हमने क्रेडिट सेल लेनी है या टोटल सेल लेनी है, क्रेडिट सेल, वो है 25%। ये बात हमें लगी, सेल टैक्स को माइनस करेंगे। जब आप कस्टमर को चीजें दे रहे होते हैं वो उसको ये नहीं कहेंगे या टैक्स हमें दे दे बाकी पैसे बाद में दे देना, नहीं, वो तो सेल टैक्स की पेमेंट्स में देखेंगे ना। अभी जो कस्टमर को दे रहे हैं, कस्टमर को तो वो चीज जब हमें वापस देगा वो सेल टैक्स, वो ऐसा तो नहीं कभी हुआ ना क्या एक बंदा हमसे उधार पे चीज लेकर जा रहा है और वो हमें ये कह रहे हैं कि यार ऐसा कर कि इसमें से टैक्स के पैसे हमें अभी दे जा, बाकी पैसे जब मर्जी दे देना। ऐसा नहीं होगा, वो सारे पैसे इकट्ठे ही देगा हमें, तो इसलिए पूरी अमाउंट लेते हैं 25%। ये क्या चीज आई है, ये जो टोटल, ये क्रेडिट सेल्स है। अब ये सेल्स आ गई हमारे पास, क्रेडिट सेल्स हमारे पास आ गई और हमें चाहिए डेटर्स। सेल्स को किससे मल्टीप्लाई करो तो डेटर आ जाते हैं, सेल्स को किससे मल्टीप्लाई करें तो डेटर्स आते हैं, डेज ओवर 360। और यही फार्मूला है ना एवरेज डेटर्स का। एवरेज डेटर कैसे फाइंड करते हैं, कल भी बताया था। डेटर कैसे फाइंड करते हैं, डेज ओवर उसके दिन डिवाइड बाय 360 या 360 नेट सेल, सॉरी लेनी क्रेडिट सेल्स है क्योंकि डेटर की बात हो रही है। तीन, ये देखें 3,90,000 शूज, एक शूज की कीमत, टोटल सेल आ गई 25% क्रेडिट सेल्स, टोटल क्रेडिट सेल्स आ गई, मल्टीप्लाइड बाय डेज ओवर 360, वो हमारे पास आ जाएंगे एवरेज डेटर्स। इतने हमारे डेटर की इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। डेज बताए हुए हैं। पॉइंट नंबर 3 पे जाएं। 90 डेज है जनाब, नॉर्मली वे सेटल्ड इन 90 डेज, तो 90 ओवर 360, 30 छोड़ देना, या शुरू से ही 30 ना लिखो, 390 लिखो। ये बात समझ लगी। ये कल वाला लेक्चर अगर आपको समझ लगा ना तो ये आपके लिए बच्चों वाला काम है और हर सवाल के अंदर यही काम करना है। अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, एक तरीका कल वाला भी यही था, कल वाला भी यही तरीका था, लेकिन उसमें चीजें कम थी, उसमें डेटर थे, क्रेडिटर थे और स्टॉक था। इसमें सारी चीजें अलग अलग है। 390 मल्टीप्लाइड बाय 13,920 मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 90 ओवर 360, 339300। ओके होगी बात। फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं, अगर आपको अकाउंट रिसीवेबल चाहिए तो सेल को मल्टीप्लाई कर दो कलेक्शन डेज ओवर 360 या 365 जो भी को कहेगा, और ये सेल्स कौन सी होनी चाहिए, क्रेडिट सेल्स। अगर आपको स्टॉक चाहिए उसकी कॉस्ट स्टॉक की मल्टीप्लाइड बाय डेज ओवर 360 या 365, ठीक होगी बात। आगे प्राइस उसने चेंज नहीं की,
कीमत कहीं नहीं चेंज की कि अगले साल इतने % कीमत बढ़ जाएगी। अगर कीमत चेंज करता तो हम कीमत भी चेंज कर देते। अब आ जाते हैं, ये हमारे पास आ गया अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रॉ मटेरियल में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल की एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 3750, इतनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। क्या ये कॉस्ट चेंज हुई पर यूनिट या नहीं? नहीं चेंज हुई। अब रॉ मटेरियल हमने कितना अपने पास रखना है, यहां पर है टू इंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन SFL मेंटेन इन्वेंट्रीज इक्वलेंट टू 75 डेज ऑफ रॉ मटेरियल, 15 डेज ऑफ पैकिंग मटेरियल, 30 डेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो जिसकी जो इन्वेंट्री चाहिए आप ले, मटेरियल ले, मटेरियल ये हमें इतना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट चाहिए, 3,90,000 यूनिट हमने बनाना है। और एक यूनिट की रॉ मटेरियल की कीमत कितनी है 3750। ये हमें टोटल मटेरियल चाहिए मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक में कितने दिन का मटेरियल चाहिए 75 डेज का, 75/360। ये हमें मटेरियल के लिए पैसा चाहिए। कितना आ गया 304688। फिर आपको पैकिंग मटेरियल के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। पैकिंग मटेरियल 3,90,000 को पैक करना है आपने, और एक यूनिट की कीमत है 420, और कितने दिन का स्टॉक अपने पास आपने मिड रखना है 15 दिन का। तो 15/360 6825। अब दोबारा एक दफा इसको करो, कैश जो बताया हुआ है वो लिख दिया। रिसीवेबल में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए थे, रिसीवेबल मल्टीप्लाइड बाय डेज। और रिसीवेबल कैसे फाइंड करने, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय डेज ओवर 360। मटेरियल के लिए कितना पैसा चाहिए, पहले ये देखते हैं मटेरियल चाहिए टोटल कितना, 3,90,000 यूनिट का मटेरियल चाहिए, एक यूनिट की कीमत आ गई, और हमने 75 दिन का अपने पास रखना है। फिर आपको पैकिंग मटेरियल कितना चाहिए 3,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 420 मल्टीप्लाइड बाय 15/360। अब आ गया तो उसके बाद आपको पहले फिनिश्ड गुड्स के लिए कितना पैसा चाहिए। फिनिश्ड गुड्स के डेज कितने हैं 30 डेज। और फिनिश्ड गुड्स पे कॉस्ट कौन सी आती है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, वही फिनिश कॉस्ट होगी ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो यहां पर ये प्लस कर ले 3750 प्लस 420, इसको अलग प्लस करके बताएं पहले कितना आ गया ये 3750 प्लस 420 4170। फिर उसके बाद इसको करें अलग से करना है 1680 पर यूनिट प्लस 720 उसके अंदर सेलिंग एक्सपेंस आएंगे या नहीं, सेलिंग एक्सपेंस नहीं आएंगे, बाकी सारे सेलिंग है। ये कितना आ गया जी 1680 प्लस 720, ये कितना आ गया 2400। अब मैंने इनको अलग अलग क्यों किया, पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं, वो भी आएगा, बिल्कुल आएगा। अलग अलग क्यों किया, ये जो होंगे ना ये मल्टीप्लाई होंगे 3,90,000 से, क्योंकि पर यूनिट वेरिएबल है, पर यूनिट वेरिएबल है। ये किससे मल्टीप्लाई होंगे 3,90,000 से। जो फिक्स्ड है ना वो मल्टीप्लाई होगा 2,80,000 से। भला क्यों, क्योंकि अगर आप कैपेसिटी बढ़ा भी दोगे या कम भी करोगे वो टोटल चेंज नहीं होंगे। तो जो फिक्स्ड होंगे वो 2,80,000 से मल्टीप्लाई होंगे, जो उसकी नॉर्मल कैपेसिटी थी या पहले कैपेसिटी थी। अगर आप कैपेसिटी बढ़ा भी दोगे
तो फिक्स तो होते ही वही है जो कैपेसिटी कम या ज्यादा होने से चेंज ना हो। तो जब फिक्स का डाटा लेंगे उसको 2,80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब वेरिएबल का डाटा लेंगे तब उसको 3,90,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, पेयर चेंज हो गया। जब मैं टोटल लूंगा, एंड पे मैं टोटल ले रहा हूँ ना, 3,90,000 मल्टीप्लायर पे पर यूनिट करता हूँ तो टोटल आ जाते हैं। अब अगर मैं ये पर यूनिट गिवन है, ये पर पेयर गिवन है, और किसके हिसाब से गिवन है? 2,80,000 के हिसाब से। तो इन्होंने टोटल फिक्स कॉस्ट होगी उसको 2,80,000 पे डिवाइड किया होगा तो पर यूनिट आया होगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको 3,90,000 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो काम खराब हो जाएगा क्योंकि टोटल तो फिक्स है। सॉरी, बिल्कुल दी है। वो कितनी यार, नीचे पर देखें जरा, वो कहता है टोटल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। इसके अंदर 80 मिलियन की डेप्रिसिएशन भी शामिल है, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट है, क्या उसके अंदर डेप्रिसिएशन आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? फिक्स्ड ओवरहेड है। मशीन की डेप्रिसिएशन से, अगर वो मशीन की डेप्रिसिएशन आती है तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, पेमेंट के अंदर शामिल नहीं होगी। डेप्रिसिएशन जब पेमेंट की बारी आएगी ना फिर निकाल देंगे। कॉस्ट की बारी आएगी, कॉस्ट ये है, पेमेंट की जब बारी आएगी तो पेमेंट। मैं इसके ना आपको जवाब भी साथ साथ आई कैप का भी वेरीफाई करवाता जाता हूं ताकि आपको गलती से अगर कोई पता चल जाए तो बाद में कैलकुलेशन आपकी खराब ना हो जाए। पहले ये आ जाए, बल्कि आप करना 1 मिनट। (2026) स्प्रिंग क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आई कैप ने तो बहुत ही आसान सवाल दिया था। ये देखें, सबसे पहले आपकी कैश रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। कैश रिक्वायरमेंट कितना चाहिए? 4.75 मिलियन। ट्रेड रिसीवेबल देखें 13,920 टोटल पेयर, 3,90,000 उसने मिलियन में लिखा हुआ है। 3,90,000 को उसने क्या लिखा हुआ? 0.39 मल्टीप्लाई बाय 25%। कौन सा 25%? वो जो क्रेडिट सेल्स, और 90 दिन का स्टॉक अपने पास रखा हुआ है। ये बात हमारी ओके हो गई। ट्रेड रिसीवेबल की बात, रॉ मटेरियल की बात करें तो यहां पर आपने लिखा हुआ है 1,462.50। इसको इसने किस तरह से किया? रॉ मटेरियल को 3,90,000 मल्टीप्लाइड बाय, एक यूनिट की कीमत कितनी है? 3750। और आपका कितना आंसर आ गया? 62.this, और उसको 3750 था ना, और मल्टीप्लाइड बाय 75 ओवर, यही किया था ना हमने, 304। उसने 69 किया हुआ, उसने राउंड ऑफ किया हुआ है, तो हमारा 88 आया था। ठीक होगी बात। पैकिंग मटेरियल का आपका कितना आ रहा था? 68। उसने 6.83 लिखा हुआ है क्योंकि उसने राउंड ऑफ करके मिलियन में लिखा हुआ है, हमने अपना 1000 में लिख रहे हैं और उसने राउंड ऑफ किया। अब आ जाए, ये उसके पास रॉ मटेरियल का पैकेज फिनिश गुड्स पे आ जाए। अब फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन में हमने फिनिश गुड्स की कॉस्ट लेनी है। फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन के लिए फिनिश गुड्स की, उसमें क्या क्या आएगा? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। अब हमने टोटल ले लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर उसने भी टोटल लिया हुआ है, 3,90,000 से नहीं कर सकते हम। उसकी वजह क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये 4170 भी 3,90,000 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1680 भी 3,90,000 से मल्टीप्लाई होगा, ये 720 भी 3,90,000 से मल्टीप्लाई होगा। बट ये जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2,80,000 से। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसका टोटल कर ले जरा, इसका सिर्फ इतना 4170 प्लस 2400 6570, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3,90,000 से। 390 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 390 से ही 25623, और ऐसा करो कि 280 से मल्टीप्लाई कर दो 2050 से। बताता हूं ये क्या किया, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को 2,80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। कितना?
574,000 भी आएगा। अब इन दोनों को प्लस करें, ये आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 31363 इन 1000 में। पहले ये बात ओके करे, समझ लगी। फिनिश गुड के लिए जब भी कॉस्ट लेंगे तो फिनिश गुड की कॉस्ट लेंगे, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब उसके अंदर अगर कोई इस तरह का मामला आ जाए पर यूनिट वाला और टोटल वाला, तो फिक्स को नॉर्मल बेस एक्टिविटी के ऊपर और वेरिएबल को करंट एक्टिविटी लेवल के ऊपर, दोनों को प्लस करेंगे। हमारे पास ये अमाउंट आ गई फिक्स्ड कॉस्ट की। अब इसको मैंने फिक्स्ड कॉस्ट कितने दिनों का रखना है अपने पास? फिक्स्ड कॉस्ट दिन 30 डेज का, तो मल्टीप्लाइड बाय 30 ओवर 85 मिलियन से पोस्ट कर रही है फिक्स्ड कॉस्ट। जी बताएं। वो भी तो ऐड होगा ना एक्सपेंशन प्लान में। हाँ जी, टोटल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड विल इंक्रीज्ड बाय 85 मिलियन, ये भी ऐड होगा 85 मिलियन पर एनम, एज इट इज ऐड कर दो 85 मिलियन एज इट इज ऐड कर दो इसके अंदर, क्योंकि ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग है, डेप्रिसिएशन भी उसके अंदर शामिल रखेंगे। जितना बढ़ रहा है उसकी वजह से उतना एज इट इज ऐड कर दो। इसकी वर्किंग भी मैं साथ साथ दिखाता जाता हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। मटेरियल उसने 3,90,000 से मल्टीप्लाई किया, पैकिंग मटेरियल उसने 3,90,000 से मल्टीप्लाई किया, और 1680 को उसने 3,90,000 से मल्टीप्लाई किया, 720 को भी। ये आप लोगों की जो अमाउंट आ रही थी 659 और समथिंग, ये उसके बाद उसने 2050 को 280 से मल्टीप्लाई किया और 85 मिलियन एज इट इज ऐड किया। हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो आनी चाहिए 3,221 पॉइंट समथिंग। 3,221.30 हाँ जी, इसके अंदर आपने 85,000 ऐड करना है। कितनी अमाउंट आ गई हमारे पास? 3,221.300। ये हमारी वैल्यू आ गई। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो अभी करते हैं, पहले ये ओके करें। ये समझ लग गई। ये हमने क्या किया, जब भी दोबारा सुने, अकाउंट रिसीवेबल के लिए सेल क्रेडिट सेल लेनी है, रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल लेना है, पैकिंग मटेरियल के लिए पैकिंग मटेरियल लिया, और फिक्स्ड कॉस्ट फिनिश गुड्स के लिए टोटल कॉस्ट लेनी है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेनी है। ठीक है, जितनी मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड आ रहा है, तो फिनिश्ड गुड्स। उसके लिए हमें ये 3,90,000 फार्मूला फेल हो जाएगा। टोटल कितना अमाउंट आई थी? 6 कितना आया था टोटल? 3,221,300। इतना पैसा चाहिए फिनिश गुड के लिए टोटल। लेकिन हमने कितने दिन का रखना है स्टॉक? 30 ओवर 360। कितनी अमाउंट आ रही? 268 268 44 1.12 कर देते। अब इंटरेस्टिंग बात है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो होता है जो 100% कंप्लीट नहीं होता, तो उसका मटेरियल लेंगे पूरा और कन्वर्जन लेंगे 50%, जितने परसेंट कंप्लीट हुआ है। दोबारा सुनिए, हमने जब वर्किंग कैपिटल लेना है, जब वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट लेनी है, मटेरियल उसने कहा साल के शुरू में ही ऐड कर दिया था, तो मटेरियल की कॉस्ट लेंगे पूरी और जो लेबर है और कन्वर्जन वगैरह है वो लेंगे 50%। सॉरी, पैकिंग की लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो अभी तैयार ही नहीं हुआ। ये बात समझ लगी? वर्किंग प्रोसेस वो होता है जो अभी हमने 100% तैयार नहीं किया, उसमें मटेरियल पूरा आ जाएगा, पैकिंग मटेरियल आएगा नहीं, भला क्यों नहीं आएगा? वो पूरा होगा तो पैक होगा ना। ठीक है, और जो लेबर मटेरियल ओवरहेड, जो ओवरहेड लगे हैं, वो कितने ले लेंगे? 50%। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उनके डेज के ऊपर। आए जी, हाँ जी, इसका पहले यहां पर जो चीज मैंने आप बताई, ये देखें, मटेरियल उसने लिया 100%, ये मटेरियल की कॉस्ट लिखी हुई है। दोबारा मैं भी यहां पर भी लिख देता हूं, 3750 मल्टीप्लाइड बाय 3,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,90,000, ये पूरी आ जाएगी 1462500। और कन्वर्जन वाला कौन कौन सी आई? यहां पर देखें, ये अमाउंट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड,
फिक्स्ड ओवरहेड, उसने अलग से ये अमाउंट साइड पे भी लिखी। ये जो अमाउंट है उसका कितना लिया हमने 50%। अगर आप यहां से देखना चाहते हो, आप अपनी वर्किंग देखना चाहते हो, तो हमने जो वर्किंग की है ये यहां से मटेरियल लेंगे 37,250, इसको करेंगे 3,90,000 से मल्टीप्लाई, 1680, 720, और ये जो ओवरहेड की वर्किंग की है आप लोगों ने 2,80,000 से मल्टीप्लाई करके उसका ले गए हम 50%। ठीक है, तो डायरेक्ट लेना चाहते हो तो ले लो। वर्किंग के प्रोसेस की कितनी वैल्यू आई है, यहां पर देखिए मटेरियल पूरा और जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसका 50%, और ये कन्वर्जन कॉस्ट यहां पर फाइंड हुई पड़ी हुई, ये लेने या अपनी अलग से फाइंड कर। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आएगा, लेबर पूरा, सॉरी लेबर का भी 50%, ओवरहेड का भी 50%, और जो फिक्स्ड ओवरहेड है उसको मल्टीप्लाई करके उसका भी 50%, और वो बनता है 797.50। तो इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। अब आपकी तकरीबन कितनी चीजें करंट एसेट वाली पूरी हो गई, ट्रेड सेल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, और वर्क इन प्रोसेस भी हो गया। तो वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट बताएंगे कितनी है, यहां से चाहे देखकर लिख लो कितना, 226,000, और दिन कितने हैं वर्किंग कैपिटल के जी, वर्किंग इन प्रोसेस में कितने दिन रहता है, द प्रोडक्शन प्रोसेस टेक 20 डेज, 20 दिन प्रोडक्शन प्रोसेस में रहता है, मल्टीप्लाई बाय 20/360। ये आपके पास सारे करंट एसेट्स आ गए। कितनी अमाउंट आ गई, 1,255,55, इसको फिर 6 कर देते हैं। ये आपके पास आपको चाहिए सरमाया, कैश कितना चाहिए 556 होगा। बाकी तो वैल्यूज है ना, मेन तो मैंने आपको ना वो समझाना है कि उसके अंदर चीजें फाइंड कैसे करनी। दोबारा जितना कैश चाहिए वो लिखा, क्रेडिट सेल्स निकाल के उसका डेटर्स के डेज ले लिए, मटेरियल के लिए मटेरियल के डेज ले लिए, पैकिंग मटेरियल के लिए पैकिंग मटेरियल के डेज ले लिए, और फिर फिनिश्ड गुड्स के लिए सारी कॉस्ट और जितने दिन का आपने अपने पास स्टॉक रखना है। वर्किंग कैपिटल में थोड़ा टेक्निकल था कि वर्किंग कैपिटल में एक पैकिंग मटेरियल नहीं लेना था, और दूसरी क्या चीज इग्नोर कर देनी थी कि मटेरियल जो लेना था वो 100% लेना था, और जो ओवरहेड थे वो सबका टोटल करके उसका 50% लेना। एज इट इज लेने वही थे जो फिनिश्ड गुड्स में थे, एज इट इज वही लेने थे, बस पैकिंग मटेरियल नहीं लेना था, और जो ओवरहेड वाला हिस्सा था वो प्लस करके 50% ले लो या साथ साथ 50% ले लो। इसका हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है, करंट एसेट में कितना कैपिटल चाहिए। अब जितना हमें मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी क्रेडिटर से, वो माइनस कर देंगे, जो एडिशनल होगा वो हमें रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब देखते हैं कितना। अब आ जाए पेमेंट्स वाली साइड पर, क्या क्या पेमेंट करनी है हमने। लेबर को उसी वक्त पैसे पे कर देने हैं, लेबर को साथ ही पेमेंट करनी है, वो एक दिन की भी उधार नहीं रखेगा हमारा। इसका मतलब है उसके साथ तो डेज का वाला चक्कर है ही नहीं, अगर करना भी है तो 0/360। बाकी के जो दिन है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आए जरा कौन से बंदे कितने दिन दे रहे हैं। जो आपका इंपोर्ट है, क्वेश्चन भी नहीं है आपके पास, चलें फिर 1 मिनट वेट करें, लाइट आ जाती है। या आप 2 से 3 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये फिंगर टिप्स पे हो जाता है। सिर्फ 2 से 3 इतने भी सवाल है, और सवाल के टाइप्स, और एक एक सवाल ना, सिर्फ एक एक सवाल डेटर्स मैनेजमेंट क्रेडिटर मैनेजमेंट का भी करके जाना। वो आपको फैक्टरिंग वाला भी हमने पढ़ा था कि डेटर्स सिक्योर भी हो जाते हैं, उनकी बातें, ताकि ना एमसीक्यूज भी आपके कवर हो जाए। क्योंकि अब ये चैप्टर बड़ा हो गया है, पहले नहीं था, और कैपिटल रैशनिंग भी देखकर जाना लाजमी, क्योंकि जब भी उसने कभी ब्लंडर मारा ना, पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा है, उसको नहीं छोड़ सकता।
प्रोजेक्ट अप्रेजल का जो सवाल आता है ना, एनपीवी आईआरआर, उसको नहीं छोड़ सकता वो। जिंदगी में कोई खतरनाक एग्जामिनर आ जाए तो ऐसा कर सकता है, लेकिन 99% वो पेपर में लाजमी देगा। हाँ, चीजें वो आगे पीछे कर सकता है, तरीकाकार वो आगे पीछे कर सकता है, लेकिन बजटिंग का आप देख लें कि अगर आप लोग सारे इधर के रहने वाले हो साथ ही, तो अगर आप कहते हो कि 2-2 क्वेश्चन डेली बेस पे अगर आप आना चाहते हो, तो डेली बेस पे मैं 2-2 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देता हूँ। कोई 4-5 सवाल, 4-5 नहीं 8-10 सवाल हो जाएंगे। अगर 2-3-4 दिन भी आओगे तो 8 सवाल हो जाएंगे, 5 दिन आ जाओगे तो 10 सवाल हो जाएंगे। तो अगर आप कहते हो कि डिस्कस आप इधर ही आकर करना चाहते हो, तो कोई टाइम बना लेते हैं, आप आ जाए करो, मैं डिस्कस कर दूंगा। और अगर आप कहते हो कि अभी कुछ, तो अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कहते हो कि हमारा गुजारा हो जाएगा तो ठीक है फिर, क्योंकि ये अब वर्किंग कैपिटल आपके हाथ से नहीं निकलेगा। ये सिर्फ एक डर था आपको कि पता नहीं करना क्या है। अब यही सवाल अगर वो देता ना कि आप पिछले साल का हमें बताएं, तो क्या करना था? सेम यही डाटा, जो ऊपर वाला डाटा लेना था, 2,80,000 से मल्टीप्लाई कर करके लिखना था। कुछ भी चेंज नहीं करना था, सिर्फ जहां 390 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वहां 280 से मल्टीप्लाई करना था, बाकी सेम 10 बार। वही चीज चाहिए कि आपको बस फार्मूले आने चाहिए, सवाल भी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब पेमेंट करते हैं। पहले तो मुझे बताओ टैक्स की पेमेंट कैसे करोगे? टैक्स की पेमेंट पहले तो टैक्स का कितने दिन है? 30 दिन। आ गया सवाल आपके सामने। बस 1 मिनट टाइम देता है। चलिए जी, टैक्स के लिए कितने दिन लेता है जी? इंपोर्ट ड्यूटी 10% ऑफ सीएफ वैल्यू, और ये तो इंपोर्ट ड्यूटी है। सेल टैक्स के दिन कितने हैं? ये है सेल टैक्स के दिन। अब थोड़ी थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन मुझे बताओ, आपके पास, अब मैं करंट लायबिलिटी वाली साइड पर आ रहा हूं। हमने 3,90,000 यूनिट सेल किए, 3,90,000 यूनिट सेल किए। एक यूनिट हमने कितने का बेचा? 13,920 का। सेल कितना किया? 13,920 का। 13,920 का ये टोटल सेल आ गई। इसके अंदर 18% टैक्स भी हमने वसूल कर लिया, हमने वसूल किया है ना। और अब हमने पे करना है। कितने दिन बाद पे करना है? 30 दिन बाद। तो पहले ये तो देखें इसके अंदर टैक्स है कितना, ये अमाउंट कितने फीसद है? 118। 118 पे डिवाइड कर दे, 18 से मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा सेल टैक्स, और उसको मल्टीप्लाई कर दे 30/360 पे, तो उसकी पेमेंट कितने आ जाएगी? नहीं समझ लगी? टोटल सेल 3,90,000, ये तो टोटल सेल आ गई ना। इसके अंदर 18% टैक्स है। इसका मतलब ये टोटल अमाउंट कितने फीसद है? 118। 118 पे डिवाइड करके 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 18/118, तो टैक्स है, टैक्स आ जाएगा। ये टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। और पेमेंट कितने दिनों बाद करनी है? 30 डेज बाद। ये हमारी लायबिलिटी है, तो मल्टीप्लाइड बाय 30/360। तीन जीरो को निकाल के मल्टीप्लाई कर दे, आपके पास सेल टैक्स की पेमेंट आ जाएगी। सेल टैक्स डबल सिक्स। अच्छा, ऊपर वाली अमाउंट का टोटल करके यहाँ लिख लेना, बाद में लिख लेना। अभी सेल टैक्स कितना गया? 66722। इतने दिन हम सेल टैक्स वाले को लटका देंगे या लेट पेमेंट करेंगे, तो इतने दिन हमें मिल जाएंगे।
उसके बाद सप्लायर को पेमेंट कैसे करनी है? सप्लायर की पेमेंट कैसे करेंगे जी? सप्लायर की पेमेंट उसका 45 डेज है और पैकिंग मटेरियल के 30 डेज है। पैकिंग मटेरियल के 30 डेज है और उसके 45 डेज है। अब मुझे एक बात इंटरेस्टिंग यहां पर है, मैं रॉ मटेरियल इंक्लूसिव ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी 3750, अब इसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी भी शामिल है। क्या इंपोर्ट ड्यूटी भी उधार में हो सकती है? हम बाहर से मटेरियल लेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी वाले को इंपोर्ट ड्यूटी के पैसे देंगे, रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया, हमें वो पड़ा 3750 रुपए का, 3750 रुपए का। अब हम अपने सप्लायर को 45 दिन बाद पैसे पे करेंगे, तो क्या इंपोर्ट ड्यूटी तो आप पे करके आ रहे हो? इसका मतलब है इंपोर्ट ड्यूटी के लिए कोई डेज का चक्कर नहीं है, वो हम पेमेंट कर चुके हैं, वो हमें टाइम नहीं देगा। टाइम देगा तो सप्लायर देगा। तो 3750 पूरी अमाउंट ले या इसको 110 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें, उसके अंदर शामिल है। तो 3750 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। और जब फिक्स्ड कॉस्ट लेनी थी फिर पूरी कॉस्ट क्यों ली? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा है लेकिन पेमेंट का हिस्सा नहीं है। ये सप्लायर को अलग पेमेंट करनी है, इंपोर्ट ड्यूटी को अलग पेमेंट करनी है। कितनी अमाउंट आ गई? 3750 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। जो भी आ रहा है हम डायरेक्ट कर लेते हैं। आपने कितने यूनिट परचेज किए? 3,90,000। एक यूनिट को परचेज करने पे कॉस्ट कितनी आ रही है? 3,750 मल्टीप्लायर में 100 ओवर 110 किया। ये बात हमें लगी? ये टोटल परचेज आ गई। क्या अभी पेमेंट करनी है? 45 दिन का वेट करना है। तो मल्टीप्लायर बाय 45 ओवर 360। वन डबल सिक्स 193। पैकिंग मटेरियल का भी ऐसे फाइंड कर लो। क्या हुआ? वो 30 डेज है, उसके जो लोकल परचेज है ना वो 30 डेज है। स्टॉक के लिए स्टॉक का टाइम इस्तेमाल किया, पेमेंट के लिए पेमेंट का टाइम इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर इसको ओके भी मैं करवा देता हूं। देखिए सेल टैक्स 3,920 डिवाइड बाय 30 डेज ओवर 69.01 ही आया था। चेक करें जरा अपना, 69 पॉइंट समथिंग ही है ना सेल टैक्स का। 69,010। तो आपने क्या किया था और आपने क्या किया है? 3,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 13,920। कॉस्ट यही है ना सेल प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइड बाय 118 30 ओवर 360। 69,01 और सप्लायर का ओके है 166.19 ओके। उसके बाद ये हमारा सेल टैक्स हो गया। अब उसके बाद उसने ये सारे इकट्ठे कर दिए। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। उसने इकट्ठे क्यों किए ये मैं आपको बता देता हूं। इसके कितने दिन है? 30 डेज। और बाकियों के कितने दिन है? सबके 30 डेज है। उसने क्या किया? सबकी वैल्यू को प्लस कर लिया और सबकी वैल्यू को प्लस करके 30 ओवर 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन आप जरूरी नहीं कि ऐसा करें, आप अपने तरीके से करें। लेबर इग्नोर करेंगे, भला क्यों? क्योंकि लेबर के तो दिन है ही नहीं, वो तो एट द सेम टाइम है। आपने वैल्यू कैसे लेनी है? पैकिंग मटेरियल का भी 30 डेज है। मैं ये रेज कर देता हूं ताकि ये चीजें आपको नजर आए साफ।
मैंने जिनको टिक कर रहा हूं ना, पैकिंग मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल, सेलिंग, एडमिन, सबके दिन कहता है डायरेक्ट लेबर आर पेड इन द मंथ ऑफ इनकर्ड वाइल मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग, एडमिन, ओवरहेड्स आर पेड, ये भी 30 डेज है, और जो पैकिंग मटेरियल ये भी 30 डेज है। अब उसने क्या किया, सबकी वैल्यू को प्लस करके अदर के नाम से 30/360 से लिखा हुआ है। आप जरूरी नहीं कि ऐसे करें, आप पैकिंग मटेरियल का अलग लिख लें, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का अलग लिखें, सबकी वैल्यू फाइंड करते जाओ और मल्टीप्लाइड बाय 30/360 से करते जाओ। और अगर आप कहते हो नहीं हमने भी इकट्ठा करना है, तो फिर पहले वैल्यू को प्लस कर लो। जिसके नंबर ऑफ डेज एक जैसे हैं वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। खत्म हो गया सर। वर्किंग में टोटल कर लें, ये जैसे उसने किया हुआ है यहां पर देखें, ये पैकिंग मटेरियल 163.8, ये भला कैसे आया, 3,90,000 मल्टीप्लाइड बाय पैकिंग मटेरियल की वैल्यू बताएं कितनी, 420, कितनी अमाउंट आ गई, 3,90,000 मल्टीप्लाई 420, 450 है, 450 से मल्टीप्लाई कर, 420 है। ठीक है, ये 420। अब वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट देखें जी, यहां से ये 420 आ गया। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने हैं जी, 720। तो क्या करेगा वो, यहां पर देखें 3,90,000 मल्टीप्लाई बाय 720, 280। फिर वो करेगा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें जरा देखिएगा। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने हैं, 2050 प्लस 85 भी है। ठीक है, तो 2050 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 280 से, 2050 मल्टीप्लाइड बाय 280, जो आंसर आएगा प्लस 85 मिलियन, 659,000 आएगा। ये तो पहले भी फाइंड कर चुके हैं। 2050 एक यूनिट मल्टीप्लाई बाय 280, ठीक है, जो आंसर आएगा उसमें 85 मिलियन, जो 659, ये देखिए 659,000। अब एक मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन क्या उसकी भी पेमेंट होगी। उसने कहा था ना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर पिछले साल 80 मिलियन शामिल है और इस साल 20 मिलियन शामिल है, और जब हम पेमेंट करने लगेंगे तो डेप्रिसिएशन की पेमेंट शामिल नहीं। कॉस्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड आएंगे, पेमेंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड नहीं है। तो क्या करेंगे, 80 मिलियन पिछले साल वाले में शामिल है और 20 मिलियन इसमें शामिल है। यहां से क्वेश्चन देखें, 80 मिलियन फिक्स्ड ओवरहेड इंक्लूड डेप्रिसिएशन 80 मिलियन, ये पिछले प्लान में शामिल है, और 85 के अंदर कितनी डेप्रिसिएशन शामिल है, 20 में। तो ये दोनों माइनस करके फिर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की पेमेंट हो। अब यहां पर आ जाए जरा, ये हमारे पास आ गया 659 माइनस 100। अब इसमें से बल्कि ऐसे कर लेते, ये बन गया 559। यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। जिस जिसकी पेमेंट करनी है ना वो सारे साथ लेते जाओ। मैंने जिसको टिक किया, पैकिंग मटेरियल हो गया, वेरिएबल ओवरहेड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 5,40,000 को कैसे मल्टीप्लाई करूं, 540 को 3,90,000 से। कि फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं, 310 को 280,000 से, और फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड को 280 से। ठीक है, अगर ये वैल्यूज आप इकट्ठी नहीं करते, जो वैल्यू हमने लिखी है ना, इन सबको 3/360 से अलग से मल्टीप्लाई करते जाओ अपने सवाल के अंदर, या फिर यही तरीका इस्तेमाल करो कि जिसके दिन बराबर हैं उनकी वैल्यू इकट्ठी कर लो।
दोबारा देखिए, पैकिंग मटेरियल समय लगी, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पता चल गया, फिक्स पता चल गया, उसमें से डिडक्शन माइनस करके लिखनी है। वेरिएबल को देखें 0.39 से और दोनों फिक्स को उसने 0.28 से मल्टीप्लाई किया। और एक और चीज है सेल प्रमोशन कॉस्ट, आपको याद होगा उसने अलग से हमारे 21 पॉइंट इन सब को प्लस करके 30/360 से मल्टीप्लाई कर दो, एक तरीका। और दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप सबको अलग अलग कर लें। सबको अलग अलग कैसे करोगे? दोनों तरीके बता देता हूं। पैकिंग, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सेलिंग वेरिएबल ओवरहेड, सेलिंग फिक्स्ड और एडमिन फिक्स्ड और सेल प्रमोशन। अगर आपने अलग अलग करना है तो ये तरीकाकार है, इन सब को अलग अलग लिखकर हर एक को 360 से मल्टीप्लाई कर दें, 30/360 से। या तो फिर इन सब का पहले टोटल कर ले, सबके डेज बराबर है, सब पर अप्लाई। यहां से पैकिंग मटेरियल के लिए 3,90,000 मल्टीप्लाई में पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट 420 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 3,90,000 मल्टीप्लाई में 720। जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है उसको 3,90,000 से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 2,80,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2050 मल्टीप्लाइड बाय 280, जो आंसर आएगा माइनस, ये उसकी डेप्रिसिएशन जो उसके अंदर शामिल है, प्लस 85,000 माइनस ये है मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड। मैंने नॉन कैश आइटम निकाल दिए। फिर सेलिंग वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं जी, और यहां से डाटा लेते जाएं, यहां से ये हर एक की अमाउंट में यहां से लेता जा रहा हूं जो गिवन है पर यूनिट, यहां से पर यूनिट ले रहा हूं और आगे नंबर ऑफ यूनिट लिखता जा रहा हूं। फिक्स है तो 280 ले रहा हूं, वेरिएबल है 390 ले रहा हूं। अब हमारे पास वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस की कॉस्ट क्या है? 540। 3,90,000 को मैंने 540 से मल्टीप्लाई कर दिया। और सेलिंग फिक्स कितने हैं? 302 310 है और एक 460 है। 310 मल्टीप्लाई बाय 280,000 और दूसरा कितना है? 460 मल्टीप्लाई बाय 280,000 और सेल प्रमोशन है 21,600। इनके सारे आंसर को पहले प्लस कर लें और एंड पे 30/360 से मल्टीप्लाई कर दें, या इन सब को 30/360 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें। ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। सॉरी, फर्क नहीं है, एक ही जैसे हैं। तो ये वो इसलिए उसने एक ही पोर्शन के अंदर रखे। अब ये देख लें अपना सॉल्यूशन डिजाइन किया हुआ, और देखें ये इतना की सॉल्यूशन था, बस ये वाला, बाकी वर्किंग थी। और इसमें ना चाहते हुए भी 15 में से 10-12 नंबर निकल सकते हैं कि अगर कोई चंद बंदा भूल भी जाता है ना तो 10-12 नंबर इसमें से निकल सकते, बस पता होना चाहिए। अब आपके पास क्या चीजें हैं टोटल? डेटर, क्रेडिटर्स, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, बस खत्म। अब इसके बाद अगर वो सवाल आएगा तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, वर्क कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा, डेटर मैनेजमेंट आ जाएगा, यही चीजें हैं बस। ठीक होगी बात? चले जी, अब बताएं कि बजटिंग का क्या करना है।